हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसा कि बच्चों आपका पेपर चल रहा है एनटीपीसी 12th लेवल वाला, और मैं ये चाहता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया हो। इस वजह से मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करके यहां पर डेली डेली क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। चलिए, जो भी बच्चा इस चैनल पर नया हो, चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल करके, आप उसको जरूर देख के जाइएगा। आपको सेम टू सेम सवाल पेपर में मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये जो मैं वीडियोज बना रहा हूं अभी जो जो शिफ्ट हो चुकी हैं, एक तो उनका एनालिसिस में कर रहा हूं, दूसरी चीज कौन से सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं वो भी सारा मैं यहां पर डाल रहा हूं। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो तो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो से किसी किसी शिफ्ट में तो आप लोग देखिएगा 5-5 सवाल भी मिल सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 5-5 सवाल, टोटल मिलाकर 10 सवाल हैं बस इस वीडियो में। 10 में से देखना कोई शिफ्ट ऐसी निकलेगी जिसमें इस सिंगल वीडियो से 5 सवाल सीधे के सीधे मैच होंगे। मतलब 2-3 सवाल तो मैच होंगे ही होंगे। तो इन 10 सवालों को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपन बात करेंगे तो पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, पहले सवाल में क्या बोला गया था? 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर की भुजा के परित घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का जो आयतन है वो कितना होगा? चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ये सवाल काफी रिपीटेड सवाल है। जैसे यहां से समकोण त्रिभुज से आपको मेरे प्यारे बच्चों बनाने को बोलेगा, यहां से शंकु बनाने को बोलेगा। समकोण त्रिभुज से यहां से शंकु बनाने को बोला गया। ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से 3 भुजा आपको दे के रखा है, इस वाले केस की अपन बात अभी नहीं करेंगे। अपन बस ये जो 2 छोटी भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में, बस उस वाले केस की अभी मैं यहां से आपको बात करूंगा। चलिए, जैसे सवाल में बोला जाता है 4 के परित घुमाया जाता है। चलिए, अच्छा, समकोण त्रिभुज से शंकु कब बनेगा? जब समकोण त्रिभुज को अपन घुमाएंगे। अब किसी न किसी भुजा के परित तो अपन को घुमाना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे सवाल में बोलेगा कि इस भुजा के परित घुमाया जाता है, तो जिस भी भुजा के परित आप लोग घुमाएंगे, हमेशा आप उसको क्या मान के चलेंगे? हमेशा आप उसको ऊंचाई मान के चलेंगे। जैसे 4 के परित घुमाया जाता है, तो इस 4 को ऊंचाई मान के चलेंगे। चलिए, इस बड़ी वाली जो भुजा है इसको आप लोग क्रॉस कर देना। फिर 4 के अलावा जो भुजा बचेगी वो अपनी क्या कहलाएगी? बेटा यहां से त्रिज्या कहलाएगी। फिर बस फॉर्मूला लगा लेना, उत्तर निकल के जाएगा। चलिए, जैसे आप लोग बोलेंगे सर 9, 12 और यहां से 15 था, अपन को क्या बनाना था? अपन को एक शंकु बनाना था। चलिए, यहां से कौन सी भुजा के परित घुमाया जाता है? 9 वाली भुजा के परित घुमाया जाता है। जिस भुजा के परित घुमाया जाएगा उस भुजा को एच मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। बड़ी वाली भुजा को क्रॉस कर देना, जो भुजा बचेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? बेटा त्रिज्या कहलाएगी। चलिए, सवाल में बोला गया था भाई शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो शंकु का आयतन होता है। ठीक है ना। देखो यहां पर ऑप्शन ध्यान से देख लेना, पाई को वैसे के वैसे ही रखा है, पाई का मान 22/7 नहीं रखा। ठीक है ना। तो यहां से बस पाई को वैसे के वैसे ही रखा, क्योंकि ऑप्शन में भी वैसा का वैसा ही है। देखो आर का मान 12 है, तो 12 × 12, और एच का मान कितना हो जाएगा? बेटा यहां से 9 हो जाएगा। चलिए, 3 इसको काटेगा 4 बार। अब आप चाहो तो इकाई के अंक का प्रयोग कर लो।
देखो यहां से 4 × 2 8, 8 × 9 72। कहने का मतलब इकाई के अंक में कितना आना है बेटा, 2 आना है। और यहां से जो 2 था वो इकाई के अंक में एक ही ऑप्शन में था। आप चाहे तो पूरा गुणा भी कर सकते थे, छोटा गुणा था। देखो कैलकुलेशन करते समय दो चीजों का ध्यान रखा करो, इकाई का अंक और डिजिटल सम, दोनों चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो काफी रिपीटेड सवाल है, जो आने वाली शिफ्ट है उनमें सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां से अगला सवाल, दिए गए घन समीकरण x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस का 12 बराबर 0, मूलों के दो दो करके लिए गए गुणनफलों का योग कितना होगा। ऐसे सवाल शायद आपने पहली बार देखे होंगे, लेकिन ऐसे सवाल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, और आपके अंडर ग्रेजुएट वाले 12th वाले एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। चले तो यहां से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको द्विघात समीकरण का नियम बता देता हूं। ये होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, द्विघात समीकरण में आप बोलेंगे सर ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा आएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में दी मतलब दो, मतलब सबसे ज्यादा जो पावर रहेगी ना वो दो ही रहेगी। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर मूलों का योग। चलिए मूल, अब द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है, वो यहां से 2 होती है। चलिए तो यहां से पहला मूल अपन अल्फा मान लेते हैं, दूसरा मूल अपन क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बीटा मान लेते हैं। कुछ भी नहीं है, इनको ए और बी भी दे सकते हो, या फिर इनको आपका नाम सिल्ला और मुन्नी भी दे सकते हो, कुछ भी नहीं है। अल्फा और बीटा एक नाम है, जैसे सिला नाम होता है, मुन्नी नाम होता है, वैसे ही नाम है, ठीक है ना। इन मूलों का नाम मैंने दे दिया। चलिए तो यहां से मूलों का योग अगर निकालना हो ना, तो माइनस बी बट्टे में ए होता है, और यहां से मूलों का अगर गुणनफल निकालना हो, मूलों का गुणनफल मतलब एक मूल तो ये अल्फा हो गया, दूसरा मूल बीटा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये सी बट्टे में ए होता है, ठीक है ना। चले तो इस वाली बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वाली जो बात मैंने लिखी है ना, ये द्विघात समीकरण की है। यही सेम बात आपको क्यूबिक इक्वेशन के लिए ध्यान रखना है। चलिए जैसे द्विघात होती है ना, वैसे त्रिघात होती है, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब यहां से समझ में आ गया सर, त्रिघात जो समीकरण होगी उनमें मूलों की संख्या कितनी होगी बेटा, 3 होगी। चलिए तो यहां से सबसे पहले अपन देखेंगे भाई मूलों का योग। आप लोग समझ जाना, पहला मूल इसका अल्फा है, दूसरा मूल, इसको पहले समीकरण में लिखता हूं। देखो समीकरण ऐसी मिलेगी, ax की पावर 3 bx² cx प्लस में d। आई बात समझ में, इसमें त्रिघात है तो यहां पर घात 3 रहेगी। तो यहां से सबसे पहले अपन देखेंगे भाई मूलों का योग, अपन देखेंगे मूलों का योग मतलब अल्फा बीटा, और यहां से 3 मूल है तो एक मूल का नाम अल्फा दे दिया, दूसरे मूल का नाम बीटा दे दिया, तीसरे मूल का नाम गामा दे दिया। बस ये नाम होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर इनका जो योग होता है ना बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस का बी बटे में ए ही इसका क्या होता है, मूल होता है, ठीक है ना। 1 मिनट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों अटक गया है।
चलिए, ये जो वीडियो बीच में अटका था इसको आप लोग थोड़ा सा स्किप कर देना, ठीक है ना। चलिए, है ना, वो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, चलिए स्किप आप लोग कर देना। चलिए, तो यहां से मूलों का योग अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस का बी बट्टे में ए हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां से मुझे इनका गुणनफल निकालना हो, गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस के डी बट्टे में ए आपको ध्यान रखना है। इसमें तीसरी बात, अल्फा को बीटा से गुणा किया, बीटा को गामा से गुणा किया और गामा को यहां से अल्फा से गुणा किया। कहने का मतलब दो दो के जोड़े अपन ने गुणा करके इनको प्लस कर लिया, और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना होता है आपका सी बट्टे में ए होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले के जो रिजल्ट है ना वो आपको याद रखना है, मतलब आई बात समझ में, ठीक है ना। बाकी पेपर में सवाल तो बहुत आसान आएंगे। जैसे सवाल में आपको बोला गया था, सवाल में आपको बोला गया था भाई x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस के 12 बराबर में 0, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर x स्क्वायर के बगल में जो होता है उसको अपन a बोलेंगे, तो a का मान तो 1 हो गया। x स्क्वायर के बगल में जो होगा सर उसको b बोलेंगे, तो b का मान -3 हो गया। सर x के बगल में जो होगा उसको c बोलेंगे, c का मान 4 हो गया। सर जिसके साथ तो कुछ भी नहीं है उसको अपन d बोलेंगे, और d का मान कितना हो गया, -12 हो गया। सवाल में क्या बोला गया था भाई, दो दो करके लिए गए गुणनफलों का योग, दो दो करके लिए गए गुणनफलों का योग, मतलब वो इस बात को पूछ रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस बात को पूछ रहा था वो, ठीक है ना। दो दो करके लिए गए गुणनफलों का अपन को योग ज्ञात करना है, और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या सिखाया, सी बट्टे में ए मैंने सिखाया है, इस वजह से बोल रहा हूं भाई फॉर्मूले रट लो, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर सी का मान 4 और ए का मान 1, तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 निकल के जाएगा। आई बात समझ में भाई, फॉर्मूला अगर पता है ना तो ये तो 10 सेकंड का सवाल है मात्र, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। चलिए, अगले सवाल पर अपन चलते हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद करिएगा। चलिए, अगले सवाल, अच्छा अगला सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ ही बच्चे ऐसे सवालों को बना पाते हैं पेपर में। देखो, एक 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। चलिए देखो, यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जैसे यहां से n आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भुजा की संख्या है, n आपका क्या है, भुजा की संख्या है, और यहां से जो r है ना वो ये मान के चलता हूं कि आपको क्या बनाना है। हो सके आपको त्रिभुज बनाना हो सके आपको चतुर्भुज बनाना हो सके आपको पंचभुज बनाना हो, ठीक है ना। चले, तो यहां से सवाल में पूछेगा भाई कितने बनाए जा सकते हैं। अब कितने बनाई जा सकते हैं, हो सके आपसे पूछ ले भाई कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, कितने पंचभुज बनाए जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होता है एन सी और यहां से आर। सर ये एनसीआर क्या लिख दिया बेटा, इसमें कंफ्यूज मत हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। यहां से दूसरा इसको लिखने का तरीका देख लो, एन फैक्टोरियल और यहां से एन माइनस, मैं एनसीआर ही लिख देता हूं, इससे ज्यादा चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। सर इसको हल कैसे करना है, ये एनसीआर होता क्या है, जैसे यहां से 5C2 मैंने लिख दिया, आई बात समझ में भाई। एन की जगह कोई ना कोई नंबर देगा और आर की जगह भी कोई ना कोई नंबर देगा, तो आपको हल कैसे करना है। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको आप लोग लिखेंगे ऊपर, लेकिन फैक्टोरियल के साथ लिखेंगे। सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, बहुत आसान है बेटा, आप लोग सवालों को छोड़ कर आएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है ना। सर नीचे क्या रखेंगे, सर जैसे ऊपर 5 को रखा वैसे सर इस 2 को भी नीचे अपन को रखना है,
लेकिन 2 को किसके साथ रखना है बेटा, फैक्टोरियल के साथ रखना है, ठीक है ना। चलिए फिर सर नीचे अपन को गुणा भी करना है, कुछ नहीं करना। फिर इन दोनों का अंतर 5 और 2, आप बोलेंगे सर 3, और इसके पीछे भी अपन क्या लगाएंगे सर, यहां से फैक्टोरियल लगाएंगे। ऊपर 5 फैक्टोरियल लगाया, नीचे 2 फैक्टोरियल लगाया, इन दोनों का अंतर सर यहां से फैक्टोरियल लगाया। सर इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करना बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला भाई 5 फैक्टोरियल, तो आप कुछ नहीं करोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 5 तक आपस में गुणा कर दो। आप बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल, तो 1 से लेकर 4 तक आपस में गुणा कर दो, ये आपका फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। चलिए वैसे अपन इस सवाल में करेंगे, आप बोलेंगे सर 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, मतलब n का मान कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 10 देके रखा है, ठीक है ना। अच्छा आपको क्या बनाना था, आपको त्रिभुज बनाना था, तो आपको जो बनाना है ना वो r से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपको बनाना है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे सर 3 है। चलिए अच्छा आपको कितना बनाना है, कैसे निकालेंगे, 10c, आप बोलेंगे सर 3 करके, यही तो से कहता NCR, तो यहां से 10c आपका R हो जाएगा। बस इसको अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हल करना है। आप बोलेंगे सर ये जो 10 है, ऊपर तो 10 फैक्टोरियल हो गया, नीचे 3 है, 3 फैक्टोरियल हो गया, और इन दोनों का अंतर, आप बोलेंगे सर 10 और 3 का जो अंतर है वो कितना हो गया बेटा, यहां से 7 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाली बात और बताता हूं। सर कौन सी इंटरेस्टिंग वाली बात बताएंगे आप, जैसे यहां से 10 फैक्टोरियल है, तो एक तरीका तो यह है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 7 8 9 10 तक अपन गिनती लिखे। लेकिन आपका मन हो कि सर इससे आगे मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहता, तो 3 के आगे क्या आता है 4, सर इससे ज्यादा मैं नहीं लिखना चाहता, तो जहां पर भी आप रोकना चाहते हैं ना उसके पीछे क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे आप बोलेंगे, चलिए जैसे आप लोग बोलेंगे, सॉरी इसको उल्टा लिखेंगे है ना, इसको उल्टा लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8। आप चाहते हैं कि सर मैं इसको यहां पर रोकना चाहता हूं, अगर आप इसको यहां पर रोकना चाहते हैं तो इसके पीछे यहां पर क्या लगा देंगे बेटा, फैक्टोरियल लगा देंगे। मतलब यही तो होगा ना भाई, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन इतना बड़ा लिखने के बजाय आप लोग पीछे से स्टार्ट करो, मतलब 10 से स्टार्ट करो, 10 9 8। सर यहां पर रोकना चाहते हैं तो यहां पर फैक्टोरियल लगा दो। कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि सर 9 8 7 मैं तो यहां पर रोकना चाहता हूं, तो जहां पर रोकना चाहते हैं ना वहां पर फैक्टोरियल लगा दो। मतलब ऊपर वाला नीचे वाला क्या है बेटा, सेम ही है। जैसे यहां पर 12 फैक्टोरियल, तो यहां से 12 11 10 9। सर इसको मैं यहां पर रोकना चाहता हूं, तो जहां पर रोकना चाहते हैं वहां पर क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। नहीं तो ये तो आगे बढ़ाएंगे तो 9 8 7 6 5, मतलब जब तक 1 नहीं आ जाएगा ना, जब तक ये तो चलता जाएगा। चलिए लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहां से रोकना है, ठीक है ना। जैसे सवाल में अब इसको कैसे हल करेंगे, आप बोलेंगे सर इसको हल करना कोई बड़ा काम है क्या, नहीं है सर। 10 फैक्टोरियल को 10 9 8 7, सर यहां पर रोक देता है क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा था। जैसे ही यहां पर रोकेंगे तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल लग जाएगा। फिर यहां से 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। इसका फायदा क्या होगा कि नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से ऊपर वाला 7 फैक्टोरियल अपना कट जाएगा, ठीक है ना। बस इसको हल कर लो। आप बोलेंगे सर 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3। बस यहां से काट लो, ठीक है ना भाई। 2 10 को काटेगा यहां से 5 बार, 3 इसको काटेगा यहां से 3 बार,
24 इंटू 5 आप बोलेंगे सर 120, जो कि अपन को कौन से नंबर के ऑप्शन में दे के रखा है? सर ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है। मतलब अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है ना, ये वाले छोटे छोटे इनके सॉल्यूशन बनते हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन इनके बनते ही नहीं है। चलिए, तो बहुत ज्यादा समय मैं आपको खराब नहीं करूंगा, आप लोग इसको देखिएगा और आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में अपन को बोला गया था 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति। चलिए, अच्छा, धारा की दिशा वाली चाल को x प्लस वाई बोला जाता है, ये अपनी चाल होती है। और यहां से धारा के विपरीत वाली चाल को, ये भी अपनी चाल होती है। आप बोलेंगे सर x माइनस वाई होता है। अब सवाल में समय अपन को दे के रखा है, तो अपन को मतलब नहीं है धारा की दिशा वाली चाल को x प्लस वाई, जो कि सवाल में धारा की दिशा वाली चाल 47 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसका मान 47 दे के रखा है, ठीक है ना। वैसे ही धारा के विपरीत वाली चाल को x माइनस वाई और विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से 19 लिख लिया। सवाल में जो 1 घंटा दे के रखा है ना, इसका प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। चलिए, सवाल में धारा की गति हमेशा ध्यान रखना भाई, x अपन मानते हैं नाव की गति और यहां से y को अपन बोलेंगे धारा की गति अपन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से y का मान सीधा सीधा अपन निकालेंगे। बेटा एक समीकरण प्लस में हो, एक समीकरण माइनस में हो, अगर x का मान निकालना है, x का मतलब जिसके आगे प्लस है, कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लो। लेकिन जिसके आगे माइनस है उसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा के 2 का भाग दे लो। दोनों को अपन घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 28 और इसमें 2 का भाग देंगे, तो यहां से y का मान 14 हो जाएगा और y को धारा की गति ही बोला जाता है। मतलब यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना आ गया? बेटा यहां से 14 निकल के आ गया। आई बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल। अब इस सवाल को समझने से पहले मैं आपके इसके नियम कानून बता देता हूं। जैसे x प्लस 1/x अगर आपको n दे के रखा है, अगर डबल पावर में जाना है, डबल पावर मतलब 1 से 2 में जाना है, डबल पावर में आपको जाना है, तो कुछ नहीं करना, इससे पहले वाले का स्क्वायर करके माइनस का 2 कर दो। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये डबल पावर में जाना सिखाया। जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, अगर यहां से 4 है, अगर डबल पावर में जाना है, डबल मतलब 8 का डबल 16 और यहां से 8 का डबल 16, अगर डबल पावर में जाना है तो इससे पहले वाले का स्क्वायर करके माइनस का 2 अपन करेंगे, तो फिर यहां से कितना मिलेगा? बेटा यहां से 14 मिलेगा, ठीक है ना। तो डबल पावर में कैसे जाना है, आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो यहां से प्लस वाले से प्लस वाले में अपन जा रहे थे, वैसे माइनस वाला भी आपको ध्यान रखना है। जैसे x माइनस 1/x अगर n दे के रखा है, अगर डबल पावर में जाना है, कभी भी आपको डबल पावर में जाना है ना, तो आप हमेशा ही प्लस वाले पर जाएंगे, हमेशा ही प्लस वाले पर जाएंगे। वापिस से इससे पहले वाले का स्क्वायर करो, वहां पर -2 किया था, यहां पर क्या करना पड़ेगा? बेटा प्लस करना पड़ेगा। मतलब माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस अपन को करना ही, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये मैंने आपको सिखाया बेटा डबल पावर में जाने का। वैसे मैं 3 गुना पावर का भी आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। x प्लस 1/x अगर n है तो x की पावर 3 n³ माइनस का 3n, ठीक है ना। जब भी 3 गुना पावर में जाते हैं, हमेशा प्लस वाले से प्लस में, माइनस वाले से माइनस में जाएंगे। जैसे 1 - x n है
तो x की पावर 3 माइनस का 1/x की पावर 3 n की पावर 3 प्लस का 3n, ठीक है ना। जब भी 3 गुना पावर में जाएंगे, माइनस वाले से माइनस, प्लस वाले से प्लस में जाएंगे, इन फॉर्मूलेज को रट लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां से x प्लस 1/x अगर √5 अपन को दे के रखा है, सबसे पहले डबल पावर में जाओ। अच्छा, डबल पावर में जाने का तरीका क्या सिखाया, इससे पीछे वाले का स्क्वायर करो। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करने पर उसका रूट हट जाता है, ठीक है ना। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 2। आप बोलेंगे सर यहां से 3 निकल के आ गया, लेकिन अपन को तो पावर 4 में जाना है, तो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। अपन ने देखो कितना निकाल लिया, आप बोलेंगे सर अपन ने 3 निकाल लिया। अब यहां से डबल पावर में जाओ। डबल पावर का मतलब इससे 2 का डबल 4, जैसे 8 का डबल 16 था, है ना। तो डबल पावर में जाएंगे तो वही आ जाएगा जो अपन को निकालना है। इससे पहले वाले का स्क्वायर करो 9 माइनस का 2। आप बोलेंगे सर यहां से उत्तर कितना जाएगा, बेटा यहां से उत्तर 7 निकल के जाएगा। तो इन सभी फॉर्मूलेज को आप लोग याद रखिएगा, एक ना एक सवाल मिलेगा आपका यहां से, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भी देखो आसान है, आपके पाइप और टंकी का सवाल है। चलिए सवाल में बोला गया था कि 2 नल x और y एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बोला गया था यदि दोनों नल खुले हो तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगेगा। मतलब रिसाव के कारण का मतलब क्या हो गया, रिसाव, इस रिसाव का मतलब होता है बेटा खाली करने वाला नल, ठीक है ना। पहले पिक्चर में 2 ही नल थे, लेकिन पिक्चर में अब एक और नल आ गया, रिसाव वाला नल, ठीक है ना। इस रिसाव के कारण समय तो बढ़ जाएगा ना भरने वाला, तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। इस सवाल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जो खाली करने वाला नल था उसकी समता निकाल लो, क्योंकि कार्य में जैसे समता का भाग देंगे वैसे समय का उत्तर आ जाएगा। देखो यहां से एक नल था x और एक नल था y, दोनों ही नल भरने वाले थे। x आपका ले रहा था 12 घंटे और y आपका ले रहा था 24 घंटे। चलिए सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे 24, 24 में 12 का भाग देंगे 2, 24 में 24 का भाग देंगे 1। ये दोनों ही नल मेरे प्यारे बच्चों भरने वाले नल थे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कुल कार्य 24 आ गया और यहां से x की समता 2, y की समता 1। अच्छा मेरे को बस इतना बता दो कि दोनों मतलब कि x प्लस y दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 24 बटे में 2 + 1, आप बोलेंगे 3। सर दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे, सर 8 घंटे में पूरा करेंगे। चलिए अच्छा यहां से मुझे यह बताओ कि अब पिक्चर में कितने नल आ चुके हैं। आप बोलेंगे सर 3 नल आ चुके हैं। जब 3 नल कार्य करेंगे, बात को समझना, जब 3 नल कार्य करेंगे, मैं यहां से लिख रहा हूं, जब 3 नल कार्य करेंगे तो यहां से कितना समय लगेगा, सर 30 मिनट ज्यादा लगेंगे। 30 मिनट ज्यादा का मतलब क्या हो गया, सर जब 3 नल कार्य करेंगे ना तो 8 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि पहले 2 ही नल थे, लेकिन पिक्चर में अब तीसरा नल, रिसाव वाला नल भी आ गया, खाली करने वाला नल भी आ गया। चलिए तो यहां से सर 3 नल जब कार्य करेंगे तो यहां से समय कितना लगेगा, सर 30 मिनट ज्यादा लगेगा। 30 मिनट ज्यादा मतलब यहां से 8 घंटे और 30 मिनट लगेगा। चलिए मैं यहां से आपको अलग से बता देता हूं, जैसे 8 घंटे 30 मिनट है
इसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा? 8 को तो ऐसे कैसे ही लिखा, लेकिन 30 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं? आधा घंटा। और जैसे इसको हल करेंगे तो यहां से 17 बटे में 2 घंटे हो गए, ठीक है ना? ये आपको आता होगा। चले, तो सर यहां से 3 नल कार्य करेंगे तो टोटल मिलाकर कितने घंटे? आप बोलेंगे सर 17 बटे में 2 घंटे। चले, अच्छा एक बात तो आपको पता ही होगा कि सर समता की गुणा समय से जब करते हैं ना, तब अपन को क्या मिलता है बेटा? कार्य मिलता है। ये आपको पता होगा, ये तो मैं इस वजह से बता रहा हूं भाई, नहीं पता हो, ठीक है ना? चलिए, बाकी आपको पता होगा। सर यहां से समता, बेटा यहां से समता का मतलब क्या हो गया भाई? तीनों की समता। भाई 3 नल है, तीनों की समता को तीनों के समय से अपन गुणा करेंगे तो कुल कार्य के बराबर आना चाहिए। सर यहां से समता मतलब तीनों की समता जोड़ो, x की समता 2, y की समता 1, तो दोनों की समता तो 3, और यहां से जो खाली करने वाला नल था उसकी समता को अपन क्या बोल देंगे बेटा? जेड बोल देंगे। बेटा तीनों की समता x प्लस वाई प्लस जेड, आप बोलेंगे सर x की समता 2, y की समता 1, तीसरे की समता अपन को निकालना है, तो आप बोलेंगे सर तीनों की मिलाकर समता 3 प्लस में कितना हो गया बेटा? यहां से जेड हो गया, ठीक है ना? चलिए, फिर यहां से आप बोलेंगे सर गुणा करना किससे है? मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करना अपन को किससे है? समय से। 3 नल मिलाकर आप बोलेंगे सर 17 बटे में 2 घंटे अपन को ले रहे थे, और यहां से जो कार्य था ना, यहां से जो कार्य था वो कितना था? 24 यहां से कार्य था। चलिए, बस यहां से हल करेंगे, जेड की समता निकल के आएगा। आप बोलेंगे सर इस 2 को आप इधर भेज दो, ताकि यहां से कितना हो जाएगा? थोड़ा सा आसान रहेगा बेटा। 3 प्लस में जेड और यहां से 17 बराबर 48। चलिए सर इस 17 को अपन नीचे भेज दें क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं। सर ये जो 3 है इसको उठाकर अपन इधर भेज दें क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं, ताकि यहां से जेड का मान निकल के जाएगा। चलिए देखो, यहां से जेड का मान कितना जाएगा, इसको हल करो। 17 × 51 और 48, 48 माइनस 51, आप बोलेंगे सर माइनस का 3 है ना, बटे में कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 17 हो जाएगा। भाई इसको हल करो, 17 × 3 51, 48 में से 51 गया, आप बोलेंगे सर माइनस का 3 बटा 17। ये जेड की समता माइनस में क्यों निकल के आई? क्योंकि ये खाली करने वाला नल था, ठीक है ना? चलिए, अच्छा यहां से जेड का समय कैसे निकालेंगे? आपको पता है सर समय कुछ नहीं होता, कार्य में जैसे समता का भाग देंगे आपका समय निकल के आएगा। ये बेसिक बेसिक फंड है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट करना होता है, ठीक है ना? सर यहां से जो कार्य था वो 24 था, और यहां से जो समता निकल के आई वो 3 बटे में 17, तो बटा वाला जो 17 था इसको अपन कहां ले जाएंगे बेटा? ऊपर ले जाएंगे। अब माइनस में निकल के आया है, लेकिन हल करते समय आपको प्लस में लिखना है, ठीक है ना? माइनस वाली समता बस इतना दर्शाएगी कि आपकी सम मतलब माइनस वाली समता बस ये बताती है कि नल खाली करने वाला था। 17 × 8 आप बोलेंगे सर 136, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। अब यहां से मैंने एक एक बात को समझा कर आपको सिखाया है, आई बात समझ में? एक एक बात को मैंने आपको यहां से समझा कर आपको यहां से बताए मैंने, ठीक है ना? चलिए, बाकी देखो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो चलिए देखो यहां से और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका, जो सबसे आसानी से समझ में आ जाए, मैंने बस वही तरीका लिया है। आई बात समझ में? नहीं तो तरीके तो और भी हो सकते हैं। आप 17 बटा 2 घंटे में ये दोनों नल कितना कार्य करेंगे, आप लोग क्या निकाल लो? आप लोग वो कार्य निकाल लो, ठीक है ना? फिर उस कार्य को आप 24 में से घटा दो, जो कार्य बचेगा वो जेड करेगा। फिर जो कार्य जेड 17 बटा 2 घंटे में कितने समय में करेगा, समता मिल जाएगी। मतलब
करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये तरीका वो तरीका है जिससे हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए देखो यहां से आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या आ गया मतलब यहां से सवाल किसका बन गया बेटा, एचसीएफ का बन गया, ठीक है ना। चलिए 59 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचते हैं। बेटा ऐसे सवाल का फॉर्मेट क्या रहेगा, यहां से संख्या आपको देगा 59 और 133, फिर यहां से आपको शेषफल देगा, जैसे शेषफल आप बोलेंगे सर 5 और यहां से 7 बच रहा था। चलिए अगर यहां से ये सवाल एचसीएफ का है, बात को समझना, अगर ये सवाल एचसीएफ का है तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अंतर लेना है, ठीक है ना। चलिए ऐसे सवालों में कुछ नहीं होता, ऐसे सवालों में कुछ नहीं होता, आपको अंतर का एचसीएफ निकालना है। अगर सवाल ऐसा हो ना, सवाल ऐसा हो कि 59 का भाग देने पर 5 शेष बचे, 133 का भाग देने पर 7 शेष बचे, तो ये सवाल अगर एचसीएफ का है, कैसे पता चलेगा एचसीएफ का है बेटा, सबसे बड़ी संख्या जब भी बोलेगा ना तो एचसीएफ का सवाल है, और जब भी ये सवाल एचसीएफ का रहेगा आपको अंतर का मसप लेना है बस, ठीक है ना। अंतर मतलब यहां से 59 में से 5 घटाया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा बेटा, 54 बचा। वैसे 133 में से 7 घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा, 126 बचा। बस इन दोनों का अपन को क्या लेना है बेटा, मसप लेना है, ठीक है ना। अच्छा यहां से 54 और 126 का मसप कैसे आएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते थे, ठीक है ना। मतलब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। क्या इन दोनों को डिवाइड 20 करेगा, क्या नहीं करेगा। क्या 54 और 126 को डिवाइड क्या 19 करेगा, क्या नहीं करेगा। क्या 54 और 126 को डिवाइड आपका 22 करेगा, क्या आप बोलेंगे नहीं करेगा। 54 और 126 को डिवाइड कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 18 करेगा। तो यहां से उत्तर 18 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहां से 9 का भाग दो, 9 छंग 54, 9 सर 4 बार गया, मतलब आपने 9 का भाग दिया। अब यहां से 2 का भाग जा रहा था 3 बार, 2 का भाग जा रहा था 7 बार, तो अब यहां से क्या ये संख्या कटेगी, क्या आगे नहीं कटेगी। जब ये संख्या कटना बंद हो जाए बस वहीं बंद कर दो। तो एक बार 9 से काटा, एक बार 2 से काटा, दोनों को गुणा किया, तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 18 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अब इस सवाल को मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं करने का आपको डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं। देखो a प्लस बी और यहां से a माइनस बी, जैसे ये m है और यहां से ये n है। अगर सवाल में a गुणा b अपन से पूछा जाए, अब मैं डायरेक्ट आपको यहां से सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करिएगा माइनस इसका आप लोगों को स्क्वायर करना है, और भाग किसका देना है बेटा, 4 का भाग देना है। अच्छा ये आया कैसे, ये आया कैसे, इससे पुराने वाले वीडियो आप लोग देखेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आया कैसे। लेकिन ये सवाल बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से डायरेक्ट इसको करने का तरीका आप लोग याद रख लो। मतलब इसका स्क्वायर दोनों का अंतर बटे में 4 का भाग दे लो। चलिए तो आप बोलेंगे सर यहां से a और b का गुणनफल ही तो अपन को निकालना था, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 70 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 4900। सर यहां से भाई ये जो 2 था, आप बोलेंगे 2 को यहां से हटाकर यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। तो वही फॉर्मेट बन गया कि a प्लस बी 70, ये स्क्वायर को हटाकर रूट लगाएंगे तो a माइनस बी रूट का 208 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे 70 का स्क्वायर 4900, वैसे रूट 208 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 208 हो जाएगा। किसी भी संख्या का रूट उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, और यहां से अपन किसका भाग देंगे बेटा, 4 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बस आपको हल ही तो करना है, इसको क्या करना है
भाई 10 में से 8 जाएगा, आप बोलेंगे 2, ठीक है ना। चले 9 में से 0 गया, आप बोलेंगे 9। चले यहां से 8 में से 2 जाएगा, आप बोलेंगे 6, यहां से 4, फिर यहां से 4 का भाग दे लो, 4 है ना। चले देखो यहां से 11 इसमें आ रहा था, बस ये उत्तर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं, फिर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। 7 चौके 28, 4 तिया 12, मतलब यहां से अपना उत्तर कितना आ गया बेटा, 1173 आ गया। चलिए तो यहां से इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, आपके बहुत काम की चीज है। चलिए अब यहां से अगला सवाल क्या बोलेगा, 28 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से एक खोखला गोलाकार खोल बनाया जाता है। चलिए इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। खोल का अनुमानित भार अपन को ज्ञात करना है। चलिए देखो यहां से बात को समझना, जो घनत्व होता है डेंसिटी बराबर मास इनटू वॉल्यूम होता है, यही तो होता है, सॉरी मास बटे में वॉल्यूम होता है। ये आपके साइंस के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। जब भी गणित में साइंस से रिलेटेड सवाल आता है ना, तो इसके फॉर्मूले अपन को दिए जाते हैं। आई बात समझ में। जब भी गणित में साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल बनता है तो उसके फॉर्मूले अपन को दिया जाता है। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, घनत्व बराबर भार बटे में आयतन, ठीक है ना। चलिए तो मास का मतलब हो गया भार और v का मतलब हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से आयतन हो गया। अब यहां से भाई सिंपल सी कहानी में आपको यहां से समझाता हूं, ठीक है ना। चलिए ये आपका d क्या होता है बेटा, डेंसिटी, मतलब ये आपका घनत्व होता है। चलिए देखो यहां से मैं सिंपल सी कहानी आपको समझाता हूं। जो बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर गोले का बताओ, गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर, यहां से क्यूब होता है। चलिए लेकिन सर खोखले गोले का बताओ, खोखले गोले का यहां से आयतन बताओ। चलिए सर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैसे सर खोखले गोले का बताओ, तो खोखले गोले में अपन को कुछ नहीं करना, ये जो क्योंकि जब भी खोखले गोले की बात करेंगे ना, तो एक तो बड़ा आर होगा, एक छोटा आर होगा। हमेशा जब भी खोखले गोले की बात करेंगे, एक तो बड़ा आर होगा, एक छोटा आर होगा। बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या आर क्यूब है, तो बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब, ठीक है ना। तो गोले का आयतन तो ये, लेकिन खोखले गोले का आयतन आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब यहां से देखो बहुत आसान है, आप बोलेंगे सर यहां से गोला था, यहां से गोला था और यहां से खोखला गोला था। चलिए तो यहां से सर भार ज्ञात करना है, मतलब वजन ज्ञात करना है। तो आप बोलेंगे सर यहां से क्या होता है बेटा, डेंसिटी बराबर मास बटे में वॉल्यूम, घनत्व बराबर भार बटे में, यहां से आयतन होता है। अगर इस आयतन को अपन उठाकर इधर गुणा कर दे, तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला पता ही क्या बन गया कि आयतन डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व बराबर में मास, मतलब यहां से भार। और सवाल में आपसे भार ही पूछा गया था, सवाल में भार ही आपसे पूछा गया था। अच्छा यहां से आयतन अपन किसका लेंगे, यहां से खोखला गोला देके रखा था, तो खोखले गोले का आयतन लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 4/3 पाई आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। भाई खोखला गोला देके रखा था, तो खोखले गोले का अपन को आयतन यहां से देखना पड़ेगा। चलिए
अब यहां से देखो, इस सवाल को आप लोग जाना चाहिए ना, मैंने क्या बताया था, किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आता है तो आप 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देख लो, यहां से 11 का भाग किस में जा रहा था, 9 5 14, 4 1 5, 14 में से 5 घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया, बेटा 9 आ गया, मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है ना। क्या इसमें जा रहा है क्या, 1 7 8 और 16, 2 और 0 2, 16 में से 2 घटाएंगे 14, सर इसमें भी नहीं जा रहा। सर यहां से 2 और यहां से 7, दोनों का अंतर सर 5, सर इसमें भी नहीं जा रहा। जब 3 में नहीं जाएगा तो चौथे में तो जाना ही पड़ेगा। सर 1 और 7 8 और 8 16, 3 और 2 5, 16 में से 5 गया सर 11, मतलब इसमें जा रहा था। किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आता है तो 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी अपन सीखेंगे बेटा, यहां से आप बोलेंगे सर घनत्व, घनत्व यहां से कितना दे के रखा है 28। चलिए बस इसको करना है, 4/3, पाई का मान रखा 22/7, बड़ा आर, आप बोलेंगे सर बड़ा आर कितना हो जाएगा 5, और 5 की पावर 3 कितना होगा सर 125 होगा, माइनस छोटा आर, सर छोटा आर 2 है और 2 की पावर में 3 कितना होगा, आप बोलेंगे सर यहां से 8 हो जाएगा, और यहां से गुणा किससे करेंगे बेटा 28 से करेंगे, ठीक है ना। अब 125 में से अपन 8 घटाएंगे, कितना बचेगा सर यहां से 117 बचेगा, तो यहां से डायरेक्ट में 117 लिख रहा हूं। चलिए अच्छा यहां से काट लो, सर 7 इसको काटेगा यहां से 4 बार, 3 इसको काटेगा 3 3 9, सर यहां से 9 बार, ठीक है ना। अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां से गुणा कर लो, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भी गुणा कर लो, जैसे यहां से इन दोनों की गुणा करो, 4 नाम के 36, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। चलिए सर इन दोनों की गुणा करो, आप बोलेंगे सर 22 × 4, आप बोलेंगे सर 88 हो जाएगा। अच्छा यहां से इकाई के अंक का प्रयोग करके उत्तर आ रहा है क्या भाई, 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग तो अपन ने कर ही लिया, लेकिन इकाई का अंक का प्रयोग करो, 8 × 6 48, सर उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसमें पीछे 8 आ रहा होगा, मतलब ये अपना गलत हो गया, ये अपना गलत हो गया। अब पीछे जो 8 है ना वो 2 ऑप्शन में आ रहा था। अब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अपन बेटा डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। अब या तो एक ऑप्शन है कि आप इन दोनों को गुणा कर लो। अच्छा कोई बोलेगा कि सर पॉइंट क्यों आ रहा था, बेटा ये जो अपन को दे के रखा था, बात को समझना, ये जो अपन को दे के रखा था ये ग्राम में दे के रखा था, लेकिन यहां से अपन से किलो में पूछा था, मतलब यहां से ये जो उत्तर निकल के आएगा ये ग्राम में आएगा, लेकिन इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे, इस वजह से ये पॉइंट में निकल के आ रहा था, ठीक है ना। चलिए लेकिन अपन को तो आंसर से मतलब है, बाकी से क्या मतलब है। सर इकाई के अंक का प्रयोग करके 2 ऑप्शन बचे हैं। चलिए अब सर यहां से डिजिटल सम का प्रयोग कर लो भाई, 2 या तो पूरा गुणा कर लो आपको यही मिल जाएगा, या फिर डिजिटल सम लगा लो। कैसे लगाएंगे, 8 और 8 16, 16 को भी जोड़ा तो 1 और 6 यहां से 7 हो गया, सर इन तीनों को जोड़ा 12, 12 में दोनों को जोड़ा तो 3, सर यहां से 21 और इन दोनों को भी जोड़ा तो 3, कहने का मतलब सर इस पूरे सवाल का डिजिटल सम यहां से 3 निकल के आ गया। चलिए इसका निकालो डिजिटल सम, 7 और 2 9 बन रहा था, हटाओ 0 को हटाओ, 8 और 1 यहां से 9, आप बोलेंगे सर इसका तो डिजिटल सम 9 बन रहा था, ये उत्तर नहीं होगा, इसका देख लो है ना। चलिए अब जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे ऑप्शन को तो सही होना ही पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूं। सर 7 और 2 मिला के 9, 8 3 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम आप बोलेंगे सर 3, देखो मैच हो गया। तो मैंने यहां से 2-3 तरीके बताया, 11 से भाजकता के नियम का प्रयोग कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका इकाई के अंक का प्रयोग करो और डिजिटल सम का प्रयोग करो, तो फिर आपको मतलब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं रहेगी।
और जिसकी इच्छा हो पूरा गुणा करने की वो कर सकता है। चलिए सर यहां से सवाल को बनाएंगे कैसे, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान क्या होगा। चलिए देखो बहुत आसान सवाल है, x की पावर 2 माइनस का x माइनस का 6 बराबर में 0। अच्छा ये द्विघात समीकरण है तो इस a का मान क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर के बगल वाले को a बोला जाता है। सर b का मान क्या होगा, सर x के बगल वाले को b बोला जाता है। कुछ नहीं देख रखा तो 1 मानेंगे, इसके आगे माइनस था तो माइनस मानना पड़ेगा। सर जिसके साथ में कुछ भी नहीं होता ना उसको अपन क्या मान के चलते हैं, सर यहां से c मान के चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अल्फा और बीटा इसके मूल हैं और मैंने पढ़ा था भाई मूलों का योग, जैसे मूलों का योग अल्फा और बीटा माइनस के b बट्टे में a होता है, यह भी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया हूं। तो यहां से माइनस का b, भाई b का मान माइनस का 1, जैसे माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बटे में 1, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा तो 1 हो गया। वैसे अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल आप बोलेंगे सर c बटे में a होता है। देखो c का मान माइनस का 6 और a का मान 1, तो यहां से माइनस का 6 हो गया। आई बात समझ में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कौन सी इंटरेस्टिंग बात, सर a प्लस b अगर यहां से n दे के रखा है, अगर मुझे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना है तो n का स्क्वायर माइनस का 2ab कर लेना। इस वाले को ध्यान रखो, कुछ चीजें ध्यान में रखोगे ना, ये नॉर्मल फॉर्मूले सही बनते हैं ये, लेकिन कुछ चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएगी। वैसे n का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। कुछ चीजों को अगर आप लोग आसान बनाना चाहते हैं तो उनको आप लोग याद रख लो, फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां से बचाई क्या है, आप बोलेंगे सर यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना दे के रखा है, सर 1। अगर यहां से इनका स्क्वायर निकालना है तो यहां से स्क्वायर निकालना है तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया भाई स्क्वायर निकालना है तो ऊपर वाले का स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए आप बोलेंगे अब ab का मतलब क्या हो गया, यहां से बात को समझो। ab ये जो आप तो ab मत लिखो इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इसको आप लोग ab मत लिखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे लिखो, जैसे यहां पर इसका स्क्वायर किया -2 इंटू क्या करेंगे, ये जो यहां पर संख्या है पहली संख्या और यहां पर ये जो संख्या है आप बोलेंगे सर दूसरी संख्या, ठीक है ना। जैसे ऐसा भी हो सकता है सर a की पावर में 2 प्लस b की पावर में 2, अगर n दे के रखा है। अब डबल पावर में जाना है, मतलब a की पावर 4 प्लस b की पावर में 4 जाना है। मतलब ये डबल पावर में जाने का तरीका मैंने सिखाया। जैसे डबल पावर में जाना है तो n स्क्वायर माइनस का 2। अब यहां पर गुणा किससे करेंगे, सर पहली संख्या मतलब a स्क्वायर, सर यहां से दूसरी संख्या मतलब यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बस इनको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो वैसे आप लोग क्या करेंगे, सर यहां से इसका स्क्वायर आप बोलेंगे सर इसका स्क्वायर 1 माइनस का 2, सर पहली संख्या और यहां से दूसरी संख्या अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 6, तो इसकी जगह में माइनस का 6 रख लेता हूं, माइनस का 6। तो आप बोलेंगे सर माइनस इंटू माइनस प्लस 12, मतलब यहां से कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन ने कितना निकाल लिया बेटा 13 निकाल लिया, ठीक है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फटाक से बना लोगे सेम सवाल को। सर अब इसके डबल पावर में जाना है, क्योंकि डबल पावर ही तो आपसे पूछा गया था। सर डबल पावर में जाना है तो यहां से क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना।
13 का स्क्वायर किया, आप बोलेंगे 169 माइनस का 2। अब इधर कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? सर पहली संख्या अल्फा स्क्वायर, सर दूसरी संख्या बीटा स्क्वायर। अच्छा सर इसका मान कहां से लेंगे? अरे यार बहुत आसान है ना, अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 6 है, तो मुझे इनका स्क्वायर अगर करना हो तो इसका भी स्क्वायर कर दो। आप बोलेंगे सर अल्फा इंटू बीटा माइनस का 6, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, 36 हो गया। कहने का मतलब इसका जो मान है मेरे प्यारे बच्चों कितना जाएगा? यहां से 36 निकल के जाएगा। तो 169 माइनस का 72 जैसे इसको करेंगे तो आप बोलेंगे सर लास्ट में 7 आएगा, मतलब 97 इस सवाल का करेक्ट उत्तर निकल के जाएगा। अब इन सवालों को करने के दूसरे तरीके नहीं है, दूसरे तरीके आप लोग ढूंढोगे फालतू में परेशान रहोगे। सेम सवाल पेपर में रिपीट करता है तो फटाफट ऐसे ही आपको बनाना है, बस नियम कानून सोल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। चलिए देखो यहां से इस वीडियो से करीब 4 से 5 सवाल रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो कृपया करके इन वीडियोज को आप लोग देख के जाइएगा। जिसका भी परीक्षा है कुछ नहीं बिगड़ रहा 1 घंटे देखने में, ठीक है ना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।